वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तो जिनका भी NHM के थ्रू स्टाफ नर्स जो अलग अलग स्टेट में अभी प्रेजेंट में MP, बिहार, उड़ीसा, बहुत सारी जगह स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है NHM के थ्रू। CHO का पेपर होने वाला है जिनका MP के लिए, उनमें क्वेश्चन हेल्पफुल है। और ANM का जो पेपर होते हैं उनमें, क्योंकि हिंदी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। और जिनके डाउट्स हैं कि जो CHO स्टाफ नर्स में क्या सिलेबस रहेगा, तो उसका सिलेबस आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि आपका ANM जो MP ANM में पेपर होने वाला है जो NHM के थ्रू, उसमें और जो स्टाफ नर्स का पेपर है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोगों के लिए, ANM वालों के लिए और GNM वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच कम्युनिकेबल डिसीज स्किन रेसेस डू नॉट जनरली अपीयर। किस संचारी रोग में त्वचा पर चकत्ते आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें, कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज संचारी रोग है जिसमें स्किन पर रैसेस नहीं दिखाई देते। ऑप्शन में चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड रूबेला। तो जो ऑप्शन है चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड रूबेला, तो यहाँ पर चिकन पॉक्स, मीजल्स और रूबेला, इन तीनों में नॉर्मली स्किन रेसेस देखने को मिलेंगे, बट पोलियो है जो इसमें रेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। और जो तीन यहाँ पर ऑप्शन है, आपको इनकी एक खासियत और ये याद रखनी है कि जो तीनों डिसीज हैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकती है, बट जो पोलियो का जो यदि आपसे ट्रांसमिशन रूट पूछा जाता है तो क्या होगा, फीको ओरल रूट, ना कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होगी, तो वो क्या है, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूफिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाय। तो खांसी और डिप्थीरिया मुख्य रूप से किससे फैलते हैं। ऑप्शन में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मतलब कि विटामिन की कमी के कारण, वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और पॉल्यूटेड वाटर। वूफिंग कफ, जिसको हम 100 दिन की खांसी 100 डेज कफ के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। तो ये मेनली किस रूट से फैलते हैं, तो ये जो दोनों डिसीज हैं, दोनों कम्युनिकेबल डिसीज हैं, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होने वाली डिसीज हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा C, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मलेरिया मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन। मलेरिया है जो किस अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया से बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा मेनली। ऑप्शन में लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड ब्रेन। तो मलेरिया में जो बेसिकली कौन सा बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो वो होगा स्प्लीन, जिसको हिंदी में आई थिंक प्लीहा कहते हैं, प्लीहा। मलेरिया में कौन सा अंग अफेक्ट होता है, तो वो है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, जनरली जो मलेरिया में क्या होगा, RBC का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद हीमोलाइसिस की प्रोसेस भी होगी। तो जो जब RBC का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो ये कहाँ पर जाती है, डिस्ट्रक्ट होकर पूरा स्प्लीन में, तो इसके कारण स्प्लीन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो जो हीमोलाइसिस की, RBC हीमोलाइसिस की प्रोसेस होगी, हीमोलाइसिस की प्रोसेस, तो इसमें स्प्लीन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। तो वो क्या है, स्प्लीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय। तो डॉट्स थेरेपी होती है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, जिसमें 3 कैटेगरी में पेशेंट को डिवाइड किया जाता है एंड देन मेडिसिन दी जाती है डॉट्स थेरेपी में। डॉट्स थेरेपी में स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन है जो एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, किस रूट से दी जाती है। ऑप्शन में इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर ओरली। तो जो मेडिसिन होती हैं, जो आपने प्राइमरी मेडिसिन पढ़ी है, फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ी है ट्यूबरक्लोसिस में, तो डॉट्स थेरेपी में जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है जो कैसे दी जाती है, IM रूट से।
नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होती है? ऑप्शन में कॉक्सेला बॉर्नेटी, टेस्ट फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर नन ऑफ दी अबव। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? तो ये होती है टेस्टिस फ्लाई के द्वारा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज। मीजल है जो खसरा है, किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है? तो मीजल्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ऑप्शन है HIV, मिक्सोवायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला जूस्टर वायरस। जो मीजल्स का वायरस है वो क्या होते हैं? मिक्सोवायरस या फिर पैरामिक्सोवायरस। यहाँ पर आंसर होगा मिक्सोवायरस। नेक्स्ट इज आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। आशा कार्यकर्ताएं होती हैं जो नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात की जाती है, मतलब कि उनकी पोस्टिंग सभी जगह की जाती है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फील्ड विजिट। तो जो आशा वर्कर होती हैं सब सेंटर में पोस्ट की जाती हैं, PHC में पोस्ट की जा सकती हैं, CSC में पोस्ट की जा सकती हैं, फील्ड विजिट के लिए भी इनको भेजा जा सकता है। बट जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आशा वर्कर को पोस्ट नहीं किया जाता। और आशा वर्कर का आपसे जो आशा का फुल फॉर्म है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आशा वर्कर को कहाँ पर पोस्ट नहीं किया जा सकता? तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम। तो कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्राथमिक रोकथाम है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, किससे होगा? संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है? ऑप्शन में स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है जो फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन, यदि किसी डिसीज को प्रिवेंट करना है हमें तो जो फर्स्ट प्रिवेंशन होगा वो क्या होगा? वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक रोकथाम। वो होगा इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू की डिसीज होने के पहले ही हम उससे क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेट करवा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन आप कब करेंगे? जब कोई डिसीज हो जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस भी तभी होगा और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, इम्यूनाइजेशन किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द डिप्थीरिया ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिसीज डिस्कवर्ड। TB रोग के बैक्टीरिया की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, तो इसकी खोज किस साल में की गई थी? ऑप्शन में 1882, 1890, 1900 या फिर 1870। तो ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है इसके बैक्टीरिया की खोज की गई थी 1882 में, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, MUAC टेप यूज्ड फॉर। MUAC टेप का यूज किसके लिए किया जाता है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में तापमान मापने के लिए, फॉर चेकिंग द टेम्परेचर, श्वसन दर नापने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करने के लिए, एडिमा चेक करने के लिए, या फिर कुपोषण का स्तर नापने के लिए, माल न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो टेप है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? कुपोषण का स्तर मापने के लिए, माल न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस फीटल एजेज। भ्रूण की उम्र का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी जांच क्या है? फीटल एज को कंफर्म करने के लिए कि जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है जो कौन सा होगा जिसके थ्रू हम फीटल एज का पता कर सकते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट LMP याद नहीं है, इवन याद भी है, तो आपको यदि एक्यूरेट जो फीटल एज का पता करना है वो किससे सही तरीके से पता चलेगा?
ऑप्शन में एमनियोसेंथेसिस, एक्सरे, फंडल मेजरमेंट या फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड। तो फीटल एज का सही पता है जो किससे चलेगा, वो होगा सीरियल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा, सीरियल अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इज फीवर, बूफिंग कफ, बॉडी एक आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। बुखार है, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी में दर्द भी हो रहा है, तो ये किसके कारण होगा, किसके क्लिनिकल फीचर है, साइन है, लक्षण है। ऑप्शन में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल्स एंड मम्स। तो यदि आपको बॉडी एक और फीवर बस दिया जाता है तो आप मीजल्स को भी मार्क कर सकते हैं, मम्स को भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर साथ में क्वेश्चन में क्या है, बूफिंग कफ। बूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन बी को, पर्ट्यूसिस को। नेक्स्ट इज बूफिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाय। वूफिंग कफ और डिप्थीरिया किसके द्वारा फैलते हैं, तो ये फैलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एल्बेंडाजोल मेडिसिन इज गिवन। तो एल्बेंडाजोल की जगह आपसे मेल्बेंडाजोल है वो भी पूछा जा सकता है। तो एल्बेंडाजोल मेडिसिन किस एज में दी जाती है। ऑप्शन में 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या फिर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ। तो एल्बेंडाजोल है, जो मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल मेडिसिन है, एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है, तो ये कब दी जाती हैं, तो ये दी जाती हैं आफ्टर 1 ईयर, बर्थ के 1 साल के बाद इनको देना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती माताओं के साथ साथ जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितने वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के साथ साथ जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है, इसमें किन शिशुओं को निःशुल्क फ्री सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन में बर्थ टू 30 डेज, बर्थ टू 3 मंथ, बर्थ टू 1 ईयर और बर्थ टू 6 मंथ। मतलब कि जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 3 महीने तक, जन्म से 1 साल तक या फिर जन्म से 6 मंथ तक और 6 महीने तक। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ साथ उनके शिशुओं को 1 साल तक है जो जननी शिशु सुरक्षा योजना का फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सी। तो गाइस ये थे बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।